बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे मैम नोट्स कब मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे, कब प्रिपेयर हो जाएंगे। तो नोट्स बिल्कुल प्रिपेयर हो चुके हैं। और चाहे आप सोल, डीयू, एनसीईआरटी, इग्नू, आईपी कोई से भी यूनिवर्सिटी के हैं, तो ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या बेनिफिट्स है वो मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। इजी लैंग्वेज है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज है। बिल्कुल आपको बस उतना ही पढ़ना है जितना उसमें मेन मेन लिखा है। फ्लो चार्ट्स मिल जाएंगे, फ्लो चार्ट से आपको एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाता है। एग्जाम ओरिएंटेड है, जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड ही टॉपिक डाले गए हैं, वही क्वेश्चन डाले गए हैं जो आपके एग्जाम में दिखेंगे ही दिखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको वही करने हैं और फालतू क्वेश्चन नहीं करने हैं। 100% पासिंग नोट्स हैं ये। मतलब अगर आपने ये कर लिया, यानी कि जो 59 रुपीज है वो अफोर्डेबल प्राइस है, और अगर आपने खरीद लिए तो आपको लगेगा कि पैसा वसूल है, टोटली पैसा वसूल हो जाएगा आप लोगों का। आपको उसके बाद कोई टेनियर लेने की जरूरत नहीं है, कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये नोट्स पढ़ने हैं और आप 100% पास हो जाएंगे अच्छे मार्क्स के साथ। ठीक है, सो ये दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और आपको नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। पॉइंट माई सेल्फ हीना टक्कर, और आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो यूनिट नंबर 3 चल रहा है, जिसका लेसन नंबर 4 आज हम पढ़ेंगे। और ये जो वीडियो है बेसिकली इसके अंदर थ्योरी नहीं, थ्योरी के साथ साथ हम लोग प्रैक्टिकल की भी बात करेंगे, यानी फॉर्मुलेस की बात करेंगे, और जो भी इलस्ट्रेशंस वगैरह दिए गए हैं वो भी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो जो अभी बताया गया नंबर है उस पर आप कांटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। और जिन भी बच्चों को लगता है कि अभी तक उन्होंने कुछ भी पढ़ाई नहीं करी तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करें, वन शॉट देख लेंगे। वन शॉट आपके एग्जाम से पहले पहले पूरे की पूरे चांसेस हैं आपको मिल जाएंगे, जिसके अंदर प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों होगा। आपको कोई अलग से वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, तो एक ही वीडियो में आपके दोनों चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। बस आपको करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट्स करने हैं बहुत सारे, ताकि वीडियोस आप तक टाइमली पहुंचती रहें और हमारा मोटिवेशन बना रहे। तो आओ स्टार्ट करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग एंड डिजाइनिंग। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर मैनेजमेंट को हम एक और नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये नेम डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जब हम एग्जाम में बैठते हैं और कुछ क्वेश्चन जो होते हैं उसके अदर नेम हमसे पूछा जाता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने ये चीज़ अभी तक पढ़ी है या नहीं। तो इसीलिए मैं हमेशा डिस्कस करती हूँ कि अदर नेम पता होने चाहिए, कि अगर वहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर मैनेजमेंट ना लिखा हो, प्लानिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर भी बोला, तो भी उसका मतलब वही रहेगा। इसका मतलब होता क्या है, तो देखो सबसे पहली बात, हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें समझ चुके हैं। पहले वाले चैप्टर में भी हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी थी कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में, लेकिन जो ये चैप्टर है वो हमारे को बेसिकली कैपिटल स्ट्रक्चर का मैनेजमेंट सिखा रहा है। जैसे कि मैं आप एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, डेली लाइफ एग्जांपल से आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें समझ में आएंगी, ताकि आपको एफएम जो है वो बहुत आसान लगे। और जब आप एग्जाम में अगर आपको और मैटर बढ़ाना है तो आप किस तरीके से बढ़ा पाएंगे, तो डेली लाइफ एग्जाम्पल से आप उसको रिलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करती हूँ, कैपिटल स्ट्रक्चर तो हम पढ़ लिया था, लेकिन जो बात आती है हमारे मैनेजमेंट की, कि मैनेजमेंट क्या होता है। बेसिकली हर एक चीज़ के अंदर मैनेजमेंट बड़ा ज़रूरी होता है, यानी प्लानिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आप ये सोचो कि आपका अगर एग्ज़ाम है, फॉर एग्जाम्पल आप अभी ग्रेजुएशन में हैं और आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट होते हैं, तो आप उससे पहले अपनी चीज़ों को मैनेज करते हैं कि किस तरीके से शेड्यूल बनेगा, कौन कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, कौन सी चीज़ पहले करनी है। लाइक अगर आप सेमेस्टर 3rd के हैं, 5th के हैं, 4th के, कोई से भी सेमेस्टर के हैं, तो आपको पता होता है डेफिनेटली कि हमें ये सब्जेक्ट जो है पहले करना है, क्योंकि इसका एग्जाम हमारा पहले आ रहा है। ठीक है, लाइक बिजनेस स्टैटिस्टिक पहले था तो उसको पहले प्रिपेयर किया, उसके बाद आपका मार्केटिंग, तो उस हिसाब से तैयारी करी। तो ऐसे ही हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर का भी एक मैनेजमेंट होता है, किस तरीके से चीज़ें मैनेज होने वाली है, प्लानिंग किस तरीके से होगी, एस्टिमेशन कर रहे हैं हम लोग। कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर करंट एंड फ्यूचर नीड इज इंपॉर्टेंट फॉर दी फर्म। हर एक फर्म के लिए जो हमारे फ्यूचर की जो ज़रूरतें होती हैं और अभी की ज़रूरतें होती हैं, उन दोनों को मिला करके जो हमारी जो एस्टिमेशन बैठती है, हम चीज़ों का अंदाज़ा लगा पाते हैं कि हमें कैपिटल की कितनी रिक्वायरमेंट है आज के हिसाब से और आने वाले समय के हिसाब से। दोनों को मिला करके ही हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर मैनेजमेंट बनती है। Equally important is the determining of capital mix, equity and debt are two principles sources of finance of a business। पूरे बिजनेस मतलब के अंदर हम दो फाइनेंसेस देखते हैं, दो तरीके से, एक इक्विटी और डेट। डेट यानी डिबेंचर्स देख सकते हैं, इक्विटी में हमारे जितने भी शेयर होल्डर्स वगैरह वो सब आ जाते हैं। बट व्हाट शुड बी प्रपोर्शन बिटवीन डेट एंड इक्विटी इन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ फर्म। नाउ मच फाइनेंस लेवरेज शुड बी अ फर्म एम्प्लॉय। यानी बहुत सारे क्वेश्चंस माइंड में आते हैं, और ये फाइनेंशियल मैनेजर जो डिसीजन ले रहा है, चीज़ों को प्लानिंग कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम किस में अच्छा प्लानिंग करें। यानी कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए जिसमें हमारा मकसद जो है, हमारा
प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है एंड मिनिमम कॉस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फाइनेंशियल मैनेजर टू डिटरमाइन द प्रॉपर मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी फॉर हिज फर्म, है ना. तो मिक्सअप होना चाहिए. ये नहीं है कि हम सारी की सारी चीज़ें मतलब डिबेंचर होल्डर पे रख दें. यानी अगर आपको मैं एक अच्छे एग्जाम्पल से समझाऊँ तो आप ये सोचो कि हम जितना डेट लेंगे, अब हम जितना डेट पे निर्भर होंगे, हमारी फर्म बड़ी होगी तो ही तो हम जो है डिबेंचर इशू कर पाएंगे ना, राइट. तो इस तरीके से होता है. तो उससे क्या होता है कि बहुत सारे फंड तो आ जाता है, लेकिन अगर हमें मान लो उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा या हम शेयर मतलब डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट नहीं पे कर पा रहे, क्योंकि वो तो फिक्स्ड होता है, उन्हें तो देना ही देना है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो. तो एक ना एक समय बाद अगर प्रॉफिट्स नहीं होंगे तो हम इंटरेस्ट कहाँ से देंगे. अगर इंटरेस्ट नहीं देंगे तो लोग पैसा नहीं लगाएंगे, पैसा नहीं लगाएंगे तो कंपनी एक टाइम पे आगे डूब जाएगी. तो यही सारी चीज़ें होती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के करनी पड़ती है. फिर आता है हमारा एसेंशियल फीचर ऑफ साउंड कैपिटल मिक्स. साउंड से हम रिलेट करते हैं साइलेंट से, है ना. कुछ कैपिटल मिक्स होती है जो कि साइलेंट होती है, उसके कुछ फीचर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहला आता है मैक्सिमम पॉसिबल यूज ऑफ लेवरेज. यानी हमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम यूज़ करना होता है लेवरेज का. एंड द कैपिटल स्ट्रक्चर शुड बी फ्लेक्सिबल. जो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर है वो बड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए. ये नहीं है कि अगर हमने मतलब एक जगह पे कुछ फंडिंग रेज कर दिया तो हम उसको चेंज ना कर पाएँ. टू अवॉइड अनड्यू फाइनेंशियल एंड बिजनेस रिस्क विद द इंक्रीज ऑफ डेट, है ना. हम लोग अपने डेट्स को बढ़ा देते हैं, उससे हमारा कोई ज़्यादा रिस्क ना बढ़ जाए. यूज़ ऑफ डेट शुड बी विद इन द कैपेसिटी ऑफ द फर्म. कैपेसिटी होना बहुत ज़रूरी है, जो मैंने आपको अभी अच्छे से एग्जाम्पल समझाया कि द फर्म शुड बी इन पोजिशन टू मीट ऑब्लिगेशन इन पेइंग द लोन, है ना. वही बात आ गई कि आप ये मत सोचो कि आप जितना मर्जी अपनी कैपिटल को रेस करते जाओ और एक टाइम पे आके आपको यही ना पता हो कि आपने इतना इंटरेस्ट पे करना है या नहीं कर पा रहे हो, या ये सारी रीजंस है. इट शुड इन्वॉल्व मिनिमम पॉसिबल रिस्क ऑफ लॉस ऑफ कंट्रोल, कि आपको ये भी माइंड में लेके चलना होता है कि अगर लॉस हुआ तो हम कैसे बियर करेंगे या क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं. तो काफ़ी सारे पॉइंट्स है, बाकी आप इसको रीड आउट कर सकते हैं. और फिर नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग अपने फैक्टर डिटरमाइनिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर की. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे को कैपिटल स्ट्रक्चर में डिटरमाइन करने में मदद करते हैं. तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, थोड़ा बहुत इसके बारे में समझ लेते हैं. कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंसर्न डिपेंड अपॉन अ लार्ज नंबर ऑफ फैक्टर. बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि लेवरेज है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी है, कंपनी की ग्रोथ, है ना, का नेचर कैसा है, किस टाइप की कंपनी है, उसका साइज़ कैसा है, छोटी है बड़ी है ना. तो रिटेनिंग कंट्रोल, और मैंने इसमें काफ़ी सारे एग्जांपल काफ़ी सारी पिछली प्रीवियस वीडियोस में भी बताए थे कि कंपनी अगर छोटी होती है तो वो ज़्यादा फंड रेज नहीं कर पाती है, और बड़ी कंपनी तो उसको तो करना ही पड़ता है. तो ये सारी चीज़ें आ जाती है. फिर टैक्स को भी माइंड में लेकर चलना पड़ता है, लीगल रिक्वायरमेंट्स होती है, वो सारी चीज़ें आती हैं. तो सबसे पहला यही सारे पॉइंट्स हैं जिनको इन्होंने डिटेल में समझा रखा है. आपको कुछ नहीं करना, आपको बस मेन पॉइंट जैसे यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ है फाइनेंशियल लेवरेज ऑन ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, इतना आपको याद होना चाहिए. बाकी आप अंदर का खुद बना के लिख सकते हैं, बट आपको समझना है टॉपिक को. तो फाइनेंशियल लेवरेज ऑन ट्रेडिंग ऑन इक्विटी है द यूज ऑफ द लॉन्ग टर्म फिक्स इंटरेस्ट बेयरिंग डेट्स एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अलॉन्ग विद द इक्विटी कैपिटल. इक्विटी शेयर कैपिटल इज फाइनेंशियल लेवरेज ऑन ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. किसको बोला जाता है कि हम लोग जितने भी डेट को बियर कर रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है या इक्विटी शेयर कैपिटल है ना, ये सारी चीज़ें आती हैं. तो उसके बाद अगर हम बात करें, लेवरेज कैन ऑपरेट एडवर्सली ऑल्सो इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स इन मोर देन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग ऑफ द फर्म. यानी कि हम ये भी देखते हैं कि हमें इंटरेस्ट का रेट भी तो देखना होता है ना, कि हमें कितना जो है चुकाना है. एंड फिर आता है हम लोगों का ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ सेल्स, यानी कि हमारी ग्रोथ और सेल की स्टेबिलिटी भी देखनी होती है. कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म इज द हाईली इन्फ्लुएंस. मतलब कहीं ना कहीं जो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर अगर वो बढ़िया है, ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म अगर सही है तो हमारी वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करती है. किसको इन्फ्लुएंस करेगी, किसको बढ़ावा देगी, हमारी सेल की स्टेबिलिटी को, और ग्रोथ भी करेगी. इफ द हायर लेवल ऑफ डेट स्टेबिलिटी ऑफ द सेल इंश्योर दैट द फर्म विल नॉट फेस एनी डिफिकल्टी. यानी कि अगर हम लोगों की स्टेबिलिटी ऑफ सेल्स इंश्योर करती है तो हमारे कहीं ना कहीं जो हमारे डिफिकल्टीज हमें फेस नहीं करनी पड़ेंगी, और जो रेट ऑफ ग्रोथ होगा सेल की ऑटोमेटिकली रेस कर जाएगी. और दूसरी तरफ की अगर बात करूँ तो सेल्स ऑफ फर्म आर हाईली फ्लक्चुएटिंग और डिक्लाइनिंग. वो डिपेंड करता है कि वो बढ़ रही है, कम हो रही है. जैसे बूम पे है, अगर हमारी कंपनी बूम पे है, काम अच्छा हो रहा है, तो ग्रोथ डेफिनेटली देखने को मिलेगी, लोग ज़्यादा फंड मतलब पैसा लगाएंगे, ये सारी चीज़ें होंगी. एंड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एवरी रुपी इन्वेस्टेड इन द फर्म एज अ कॉस्ट. वो तो पता ही है हमें कि कोई भी रुपए अगर हमने फर्म में इन्वेस्ट करे हैं तो वो किस किस में कंसीडर होगा, फर्म एज अ कॉस्ट. कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेफर्स टू द मिनिमम रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय द सप्लायर. देखो सप्लायर तो यही चाहेगा, उसको मिनिमम रिटर्न एक्सपेक्ट वो करने वाला है. एंड द कैपिटल स्ट्रक्चर शुड प्रोवाइड फॉर मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल. एंड द मेन सोर्सेज ऑफ फाइनेंस इक्विटी है, प्रेफरेंस है, डेट है, ये सारे पॉइंट्स आप इनमें ऐड करके इसको बना के लिख सकते हैं. मिनिमाइजेशन ऑफ रिस्क होना चाहिए, जो कि आपको पता है. अ फर्म कैपिटल स्ट्रक्चर मस्ट बी developed within an eye towards risk because it has direct link with the value.
आप ये मत सोचो कि कंपनी ने पैसा तो लोगों से इकट्ठा कर लिया है, चाहे वो किसी की फॉर्म में है, शेयर होल्डर्स की फॉर्म में है, जैसे प्रेफरेंस है, इक्विटी है, डिवेंचर्स है, तो कहीं ना कहीं उनमें पैसा तो देना ही है, ठीक है। इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, ये सारे पॉइंट्स आते हैं। कंट्रोल हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी हो गया। फ्लेक्सिबिलिटी किस तरीके से कि द फर्म एबिलिटी टू एडजस्ट इस कैपिटल स्ट्रक्चर टू रिक्वायरमेंट ऑफ चेंजिंग कंडीशन जैसे चेंज होती है। फर्म हैविंग फ्लेक्सिबल कैपिटल स्ट्रक्चर शुड बी वुड नॉट फेस नो डिफिकल्टी इन चेंजिंग द कैपिटलाइजेशन सोर्स ऑफ फंड। जैसे डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी हम कह सकते हैं कि डेट की कैपेसिटी है, रिडेम्पशन की टर्म्स क्या है, हमें पहले से पता होता है कि इस टाइम पे जो है हमारे डिबेंचर है रिडीम होने वाले हैं। फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, हम लोग कुछ चीज़ों को सोच के चलते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। कैपिटल स्ट्रक्चर शुड द मोस्ट प्रॉफिटेबल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर के अकॉर्डिंग, क्योंकि उन्हें तो अपना कहीं ना कहीं प्रॉफिट से भी मतलब है। ये बाकी सारे पॉइंट्स पे आप इसको रीड आउट कर सकते हैं और बना करके इसको लिख सकते हैं। उसके बाद आते हैं प्रॉफिटेबिलिटी एंड कैपिटल स्ट्रक्चर, EBIT EPS एनालिसिस। सबसे पहले 2 टर्म्स हैं जो हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। EBIT क्या होता है? EBIT जो होता है बेसिकली उसका फुल फॉर्म मैं आपको बताना चाहूँगी कि EBIT होता क्या है। तो बेसिकली यहाँ पे लिखा भी है देखो, और हमने पहले भी ये सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं तो हमें पता भी है कि EBIT है अर्निंग बिफोर टैक्स, इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। और जबकि EPS क्या है? अर्निंग पर शेयर होता है, ठीक है। हमें पता है कि शेयर पे कितनी अर्निंग है, और EBIT जो हमारा मतलब बेसिकली हमने जो कमाया बिना टैक्स या इंटरेस्ट दिए, है ना, तो उसे EBIT कंसीडर किया जाएगा। तो इन दोनों के एनालिसिस हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर और प्रॉफिटेबिलिटी पे देखे जाते हैं। एंड द फाइनेंशियल लेवरेज अफेक्ट दम, और हमारा कहीं ना कहीं जो फाइनेंशियल लेवरेज होता है इफेक्ट डालता है, यानी पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेटिंग प्रॉफिट अमंग वेरियस टाइप ऑफ इन्वेस्टर, इंक्रीज द वेरिएबिलिटी EPS ऑफ द फर्म, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आते हैं। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन डेट, डेट, फाइनेंशियल फिक्स डिविडेंड ऑन द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब आप ये सोचो 2 तरीके के शेयर होल्डर्स होते हैं, एक होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर, एक होता है इक्विटी। आपको ने पहले भी डिफरेंस पढ़ रखा है कि प्रेफरेंस वाले जो होते हैं उनको एक अलग तरीके से प्रेफरेंस दी जाती है कि उन लोगों को इंटरेस्ट देना ही देना है, फिक्स है, प्रॉफिट है, लॉस है, जबकि इक्विटी में ऐसा नहीं होता, सबको बटने के बाद उनका नंबर आता है। तो ये सारे पॉइंट्स भी इसके अंदर कंसिडर किए जाते हैं। कुछ इसकी लिमिटेशंस हैं EBIT EPS एनालिसिस के। तो सबसे पहला तो यही है कि ये जो है इग्नोर करता है रिस्क डायमेंशंस को, है ना। तो वो कैसे? EBIT और EPS जो है एनालाइजर इग्नोर एज टू व्हाट इज इफेक्ट ऑफ लेवरेज ऑन द ओवरऑल रिस्क ऑफ द फर्म, है ना। विद एवरी इंक्रीज इन द फाइनेंशियल लेवरेज द रिस्क ऑफ द फर्म, देयरफॉर दैट इन्वेस्टर ऑल्सो इंक्रीज। हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी इंक्रीज कर जाता है, किसके साथ साथ? रिस्क के बढ़ने के साथ साथ। EPS इज मोर ऑफ अ performance measures. EPS basically depend upon the operating profit which is turn depend upon the operating efficiency of the firm, कि हमारी जो फर्म की जो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है वो भी डिपेंड करती है ना। रिस्क कंसिडरेशंस होते हैं, ये सारे हैं। डेट की कैपेसिटी क्या है, ठीक है। वेन एवर अ फर्म गोज फॉर डेट फाइनेंसिंग, हाउ इज एवर बिग और स्मॉल, बड़ी है या छोटी है डिपेंड नहीं करता। जबकि जो बर्डन होता है इंटरेस्ट पेमेंट का, बर्डन ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, हमें ये नहीं है, मैंने आपको फिर से बार बार वही पॉइंट बता रही हूँ कि कर्जा लेना आसान नहीं है। हमें लगता है कि अभी हमें हमारी कंपनी को बहुत ज़्यादा फंड की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, अभी तो हमारे पास पैसा आ जाएगा, हमें लगेगा हमारी कंपनी का पैसा है। लेकिन जब चुकाने की बात आएगी, जब उसका जो बर्डन है, बर्डन किस चीज़ का? इंटरेस्ट का बर्डन है, प्रिंसिपल अमाउंट का बर्डन है, ये सारी चीज़ें जो है डेट कैपेसिटी के अंदर आती है, जिसके अंदर एक फॉर्मूला भी हमें समझ आता है, वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज इक्वल टू EBIT अपॉन में फिक्स इंटरेस्ट चार्ज, ठीक है। तो फॉर्मूला अगर पूछा जाएगा इसको एक्सप्लेन करने को तो आप डेफिनेटली कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है लिक्विडिटी एंड कैपिटल स्ट्रक्चर। तो लिक्विडिटी आपको पहले से ही पता है क्या होता है, जो चीज़ हम जल्दी से जल्दी कैश के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल गोल्ड हो गया, ठीक है। तो आप देखते हैं इसको जल्दी से जल्दी आपने कैश में कन्वर्ट कर लिया, मतलब लिक्विडिटी लिक्विड है, हाईली लिक्विड है। हमने काफ़ी बार ये टर्म पढ़ी है। एंड फाइनेंशियल मैनेजर वाइल इवैल्यूएटिंग डिफरेंट कैपिटल स्ट्रक्चर, जब हमारा एक फाइनेंशियल मैनेजर चीज़ों को इवैल्यूएट करता है, कैपिटल स्ट्रक्चर शुड बी ऑल्सो फाइंड आउट द लिक्विडिटी रिक्वायर। इंटरेस्ट ऑन डेट है, रीपेमेंट ऑफ डेट है, हमने अपने कर्जे का रीपेमेंट करना है, डेट को इंटरेस्ट देना है, जितना भी कर्जा है उसका इंटरेस्ट देना है, लिया है था जो वो तो देना ही पड़ेगा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का डिविडेंड देना होता है, क्योंकि आपको पता है शेयर कैपिटल पे आपको डिविडेंड ही पे होता है, जबकि आपका डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट पे होता है। रिडेम्पशन है कि हमने 5 साल बाद 10 साल बाद या जो प्रिंसिपल अमाउंट वापस करना है, और जो भी हमारे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है या डिबेंचर्स हैं, इन सब की बात होती है। तो सबसे पहला यही है, डेट सर्विस कवरेज रेशो है जो मैंने अभी आपको पढ़ाया भी था।
उसका एक फॉर्मूला समझ लेते हैं, तो आप डेफिनेटली इसको बना के लिख सकते हैं। DSCR इज इक्वल टू PAT प्लस डेप्रिसिएशन लेना है, जितना भी डेप्रिसिएशन है, जो भी हमारी वैल्यू में डिक्रिसिएशन आया है, मतलब डिक्रीज हुई है इन मतलब फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स है, फिक्स एसेट्स है, उसमें इंटरेस्ट जोड़ देना है, और जो नॉन कैश एक्सपेंसेस है उसको हटा देना है। अपॉन में प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस इंटरेस्ट प्लस रीपेमेंट ऑब्लिगेशन जो है उससे डिवाइड दे देना है, तो हमारा DSCR निकल जाएगा। उसके बाद आता है प्रोजेक्टेड कैश फ्लो एनालिसिस है। हम नाम से ही समझ आ रहा है कि कैश फ्लो एनालिसिस है, हम कितना इनफ्लो आउटफ्लो का एनालाइज कर रहे हैं बेसिकली। दिस विल इनेबल द फाइनेंशियल मैनेजर टू असेस द लिक्विडिटी कैपेसिटी ऑफ द फर्म। वो ये देख रहे हैं कि अगर जल्दी से जल्दी हमें रीपेमेंट, जैसे कई बार होता है कि कंपनी को पता होता है कि 5 साल बाद या 10 साल बाद रिडेम्पशन होने वाला है या प्रिंसिपल अमाउंट वापस करना है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है, कंपनी कुछ पैसा साइड करके रखती है, हिडन करके रखती है, या कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट करके रखती है जिससे उसे लगता है कि हाँ भाई यहाँ से इंटरेस्ट आएगा, तो हम अपने प्रेफरेंस शेयर, मतलब जितने भी हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं, या फिर हमें लगता है कि हमारे जो डिबेंचर होल्डर हैं उनको हम 5 साल बाद पैसा यहाँ से लेकर के इंटरेस्ट आएगा और बाकी हम रख लेंगे और उनका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो रिडेम्पशन के टाइम वापस कर देंगे। तो ये सारे पॉइंट्स आते हैं। तो ये पूरा चैप्टर मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया है, काफ़ी ज़्यादा डिटेल में करा दिया है, फॉर्मुलेस भी बता दिया है। सो पूरा का पूरा चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 5, जो कि हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन EBIT एंड EPS एनालिसिस है। ठीक है, तो आओ स्टार्ट करें। सबसे पहले आता है द एनालिसिस ऑफ द इफेक्ट ऑफ द डिफरेंट पैटर्न ऑफ फाइनेंसिंग ऑन द फाइनेंशियल लेवरेज ऑन द लेवल ऑफ द रिटर्न अवेलेबल टू द शेयर होल्डर्स, है ना। तो अगर आप इतना पढ़ना नहीं चाहते तो आप बस इतना समझ सकते हैं, पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, मतलब अलग अलग तरह का जो सोर्स है हमारे फाइनेंस का, एक जगह से तो नहीं हो रहा, हम एक जगह से तो फंड रेज नहीं कर रहे, अलग अलग जगह से कर रहे हैं, विल रिजल्ट इन पर्टिकुलर EPS पे उसका इफेक्ट आ रहा है। हम ये देख रहे हैं पर शेयर पे हमने कितना कमा लिया, या फिर अगर जो हमें अर्निंग हुई है वो इंटरेस्ट दिए या टैक्स के बिना कितनी है ना। तो कांस्टेंट EBIT विद डिफरेंट फाइनेंसिंग पैटर्न्स हैं, जो कि हमारे मेन 3 पॉइंट्स हैं। जैसे कि मान लो इन्होंने एक एग्जांपल दिया कि ABC लिमिटेड है, जो कि विच इज़ एक्सपेक्टिंग द EBIT ऑफ ₹1,50,000 पर एनम, मतलब जो हमारी अर्निंग है वो इतनी एक्सपेक्ट कर रही है कि 1,50,000 पर एनम है, ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹5 लाख, 5 लाख रुपये अगर इन्वेस्ट करें तो EBIT जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 1.5 लाख की है। इफ द कंसिडरिंग द फाइनलाइजेशन ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फाइनेंशियल प्लान्स, द कंपनी हैज असेस टू रेज फंड ऑफ वेरिंग अमाउंट बाय इशूइंग इक्विटी शेयर कैपिटल, यानी 12% प्रेफरेंस शेयर को ले लिया, 10% डिबेंचर्स हो गए, और कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो सपोज एनालाइजेस द फॉलोइंग 4 ऑप्शंस आर रेज द फंड रिक्वायर्ड फंड ऑफ ₹5 लाख। तो मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा भी है साफ साफ, बाय इशूइंग इक्विटी शेयर कैपिटल, या तो आप इक्विटी जो शेयर कैपिटल है उसको इशू कर दो पार आप लोगों को पता ही है। 50% फंड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल ले लिया, 50% हमारा प्रेफरेंस शेयर हो गया, मतलब 50 इक्विटी हो गया, 50 प्रेफरेंस शेयर हो गया। फिर आता है 5% फंड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल, 25% हमारा प्रेफरेंस शेयर को है, एंड 25% हमारा इशू ऑफ 10% डिबेंचर्स। ठीक है, जो बच गए हैं वो 10% डिबेंचर में कंसिडर कर दिए गए हैं। और फिर या तो ये ऑप्शन है कि 25% फंड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल एंड 25% प्रेफरेंस शेयर एंड 50% बाय इशूइंग ऑफ 10% डिबेंचर। ठीक है, तो या तो ये ऑप्शन है। ये सारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे चीज़ों का अज्यूम किया गया है, और यहाँ पे 50% टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से यहाँ पे चीज़ें निकाली गई हैं। पहले इक्विटी शेयर कैपिटल यानी 5 लाख, 2.5 लाख और 1,25,000, फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ले लिया गया, फिर 10% डिबेंचर अकॉर्डिंग ले लिया, टोटल फंड आ गया, EBIT आ गया, यानी कि इंटरेस्ट के पहले निकाल लिया, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी जो 50% का टैक्स था उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें निकाल के प्रेफरेंस डिविडेंड को हमने माइनस कर दिया, एंड द प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर ले लिया। फिर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आ गए 5,000, 2500, 2500, 12, 50 हो गया, ₹100 ईच। EPS निकाल लिया हमने अर्निंग पर शेयर के अकॉर्डिंग, अगर हमने चारों को कंसीडर किया, मतलब 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हमने EPS निकाला तो एक का 15 है, एक का 18 है, एक का 21.5 और 38 है। मतलब चीज़ों को ना मतलब एज्यूम किया गया था और उसके अकॉर्डिंग बताया गया कि हाँ भाई किसका अर्निंग पर शेयर जो है वो ज़्यादा है कंपैरेटिवली। तो बस उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन करा गया है काफ़ी बड़ी लाइन लिखकर। तो आपने देख ही लिया होगा कौन सा वाला विच वन इज़ बेटर। और वेरिंग EBIT एंड डिफरेंट फाइनेंसिंग पैटर्न्स हैं, जो हमारे कोई X लिमिटेड है, X को लिमिटेड है, Y को लिमिटेड है, Z को लिमिटेड है। इसमें भी हम तीनों को 3 फर्म्स हैं जिनको हम लोग यहाँ पे सपोज कर रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट द लेवरेज एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द 3 फर्म्स को देख रहे हैं। यानी शेयर कैपिटल 100 ईच के अकॉर्डिंग 2 लाख, 1,50,000 है, 6% डिबेंचर के अकॉर्डिंग निकाल दिया, एंड टोटल आ गया। तो बस यहाँ पे कुछ चीज़ें अज्यूम करी गई हैं। वैसे ऐसे क्वेश्चन आपको बस समझने के लिए समझ आने चाहिए, मतलब कि क्या क्या वो बताना चाह रहा है।
ठीक है। कंपैरिजन बता रहे हैं कि अर्निंग पर शेयर को थोड़ा डिटेल में इस चैप्टर में समझाया गया है कि किस तरीके से अगर हमारी ये सिचुएशंस होती हैं तो अर्निंग पर शेयर किस में ज़्यादा बैठता है। मतलब अगर हमने शेयर मतलब प्रेफरेंस में ज़्यादा लगाया या प्रेफरेंस इक्विटी में, दोनों बराबर लगाया या रेशो ऊपर नीचे कर दिया, कम ज़्यादा कर दिया, तो किस में ज़्यादा आ रहा है ना। फिर नेक्स्ट आता है, ये वाला टॉपिक काफ़ी सिंपल है, फाइनेंशियल ब्रेक इवन लेवल क्या होता है। वैसे तो आपने ब्रेक इवन पॉइंट काफ़ी बार पढ़ रखा है तो उसी से रिलेटेड है, काफ़ी ज़्यादा टफ नहीं है ये। इन दिस केस द EBIT लेवल ऑफ द फर्म इज जस्ट सफिशिएंट टू कवर द फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस सच एज द EBIT नॉन एज द फाइनेंशियल ब्रेक इवन लेवल, हम इसे कहेंगे। एंड सबसे पहले बात होती है फाइनेंशियल ब्रेक इवन EBIT इज इक्वल टू इंटरेस्ट चार्ज, कि हम लोग इंटरेस्ट कितना चार्ज कर रहे हैं उसी को हम फाइनेंशियल ब्रेक इवन EBIT हम कहते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला है फाइनेंशियल ब्रेक इवन EBIT का, इंटरेस्ट चार्ज जितना हुआ है प्लस में प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस T होता है। T फॉर टाइम कंसीडर है, टाइम को कितना कंसीडर किया जा रहा है वो सारी चीज़ें आती हैं। फाइनेंशियल प्लान है, ये सब इतना ज़्यादा बस रीड कर सकते हो आप, सिर्फ टेबल देख लो, ज़्यादा करने की ज़रूरत ऐसा है नहीं। और बस ये वही बताया गया आप लोगों को प्लान्स के अकॉर्डिंग, जहाँ पे दोनों मीट कर रहे हैं तो डिफरेंस लेवल ऑफ EBIT कंसिडर हो रहा है। एंड इसमें यही होता है। मैं आपको एक चीज़ और भी बताना चाहूँगी इसके अंदर, हमारा जो ब्रेक है, एक मिनट जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे आपका है ब्रेक इवन लेवल है। तो बेसिकली आपको बस यहाँ पे एक चीज़ ये समझने वाली है कि आपका जो टोटल रेवेन्यू है इक्वल टू टोटल कॉस्ट होता है, तो वो आपका ब्रेक इवन पॉइंट लेवल कंसीडर किया जाता है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आती है जहाँ पे मीट कर रहे हैं ये। एंड उसके बाद आपके यहाँ पे कुछ एनालिसिस शॉर्टफॉल्स हैं जो कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ इसमें था नहीं, फिर मेन आपको बता दिया गया है मैंने। सो ये भी ख़त्म हो गया है। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट जो लेसन है, उसके बाद ये पूरा का पूरा जो यूनिट नंबर 3 है ख़त्म हो जाएगा। मैं कोशिश कर रही हूँ कि 2 दिन के अंदर 1 शॉट जल्दी से जल्दी अपलोड हो जाए ताकि आप पूरी तैयारी कर पाएँ। सो मिलते